So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और जो जो चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में करी थी उनको ही करेंगे कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे एम्पियर के परिपथीय नियम के ऊपर, एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसमें हमने काफी कुछ कवर अप कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग अपना जो डिस्कशन है उसको ही रखेंगे कंटिन्यू, और ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें सीख सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, और आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। हमने बात करी थी एम्पियर के नियम के उपयोग के ऊपर, ठीक है। अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखिए, इधर उधर नहीं देखेंगे। जो चीजें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। और रिवाइज जरूर करना है, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो एम्पियर के नियम के उपयोग हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक। इसमें हमने बात करी अनंत लंबाई वाली सीधे धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको निकाल सकते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को निकाल सकते हैं। धारावाही टॉरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको निकाल सकते हैं एम्पियर के नियम की मदद से। तो क्या किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, पर एम्पियर का परिपथीय नियम हमको आसान पड़ता है, थोड़ा आसानी से हम लोग इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट केस हम देख रहे थे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम डायग्राम को समझे तो बीच में एक तार है, ठीक है, सीधा तार है अनंत लंबाई का जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की दिशा में, ठीक है। इसको केंद्र मानते हुए इसके चारों ओर एक वृत्त की हम लोग कल्पना करते हैं। इसके चारों ओर एक वृत्त की कल्पना करते हैं जिसके ऊपर कोई बिंदु P रखा हुआ है, जिसके ऊपर कोई बिंदु P रखा हुआ है। इस P बिंदु पर ही चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर dl हमने पहले भी देखा है, dl और B की जो दिशा होगी यहाँ पर वो एक ही दिशा में होंगे, मतलब dl और B के बीच का कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। अब हम यूज करते हैं एम्पियर के नियम को और स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। देखिए, एम्पियर के नियम से हम बता सकते हैं, एम्पियर के नियम से हम बता सकते हैं कि जो B डॉट dl होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू 0 गुना किसके, पथ द्वारा घिरी कुल धारा। यही तो बात बोली थी, एम्पियर का नियम यही तो है, कुल धारा। ये बात कहां से आई? ये बात आई एम्पियर के नियम से। ये बात आई एम्पियर के नियम से, ठीक। अब आगे अगर देखें हम तो यहां पर हम देखते हैं B डॉट dl डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई, B dl cos थीटा, cos यहाँ पर कितना है, थीटा कितना है 0, तो cos 0 हो जाएगा। म्यू 0 पथ द्वारा घिरी कुल धारा, इसके अंदर कुल धारा कितनी है भाई, यही है I, इसके अंदर ही तो आ रहा है तार, है ना, इस वृत्त के अंदर ही तो आ रहा है, मतलब ये कैपिटल I जो है पथ द्वारा घिरी कुल धारा है, ठीक है। यहां से हम देखते हैं कि ये B जो है ये कांस्टेंट है। चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है इस वृत्त के ऊपर, क्योंकि इस तार में, अनंत लंबाई के तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो फिक्स है, I है, ठीक है। तो इसके चारों ओर किसी एक फिक्स बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा भाई, फिक्स होगा, यानी नियत होगा, यानी कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट मैंने आपको हमेशा बताया है, कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट हम लोग बाहर ले लेते हैं, किससे, इंटीग्रेशन से। cos 0 का मान 1 होता है, इसीलिए cos 0 गायब हो गया, तो इंटीग्रेशन होगा सिर्फ dl का म्यू 0 इंटू आई, ठीक है। अब यहां पर देखें dl का इंटीग्रेशन मतलब मैंने बोला है इनको जोड़ना, तो dl एक छोटा सा पार्ट है, उसको जोड़ा और जोड़ा और जोड़ा, जोड़ते 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 क्या हो जाएगा भाई, ये सर्कल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये वृत्त की परिधि मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी, वृत्त की परिधि, जो कि होती है किसके बराबर, जो कि होती है 2 पाई r के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी 2 पाई r म्यू 0 इंटू आई, ठीक है। और यहां से हमको पता लग जाएगा, यहां से हम बता सकते हैं b का मान जो होगा वो म्यू 0 अपॉन 2 पाई i अपॉन r के इक्वल होगा। r क्या है भाई, r जो है दूरी है इस तार से और इस बिंदु P के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो r है,
ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। देखिए कितना आसान हमको लगा है ना, कितना ही आसान हमको ये लगा। तो टेस्ला भी लिख देंगे इसकी जो यूनिट है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट यूज ऑफ किसका, फर्स्ट यूज ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। नोट डाउन करेंगे इसे सभी बच्चे, नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए यहां तक की बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसके लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए अगर आपके पास कुछ इस तरीके का सवाल आ गया कि सपोज ये वायर है हमारे पास, सपोज ये क्या है, वायर है, ठीक है, और इस वायर में करंट जो है इस तरीके से फ्लो हो रही है, धारा जो है आई इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और अगर यहां पर कोई पॉइंट P है, यहां पर कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस तार के, सपोज ये दो सिरे हैं, ठीक है। अब की बार जो तार की लंबाई जो है वो निश्चित लंबाई है। क्या बोला हमने, अब की बार तार की जो लंबाई है वो है निश्चित लंबाई का तार, निश्चित लंबाई का तार है आपकी बार, ठीक है। आपकी बार निश्चित लंबाई का तार है, तो इसकी लंबाई हो गई EF। अब सपोज हम ये बात करते हैं कि जो ये EF है इसका जो एंगल बन रहा है ये P बिंदु से, यहां से और यहां से, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, और यहां से इसकी मिनिमम डिस्टेंस R हो गई। तो ये जो एंगल है ये R हो गई, ये दूरी, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, सपोज ये अल्फा है और ये बीटा है, सपोज ये अल्फा है और ये बीटा है। तो इस केस में जो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी इस केस में, ठीक है। अतः P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अतः P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं B बराबर μ0/4 पाई, ठीक है, I अपॉन R, ठीक। इतना तो सेम है, बस बीच में आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इसको भी नोट डाउन कर ले। अगर हमसे बोल दिया हम तो पढ़ के गए क्या, हम पढ़ के गए क्या, अनंत लंबाई वाले तार के लिए, है ना, अनंत लंबाई वाले तार के सामने कोई बिंदु P है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। पर हमसे क्या बोल दिया, हमसे बोला एक तार है जिसकी लंबाई दी हुई है हमको, निश्चित लंबाई है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो उसके नजदीक किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। μ0/4 पाई I अपॉन R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक। अब आप इस फॉर्मूला से भी काम चला सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी काम चला सकते हो, पीछे वाला फॉर्मूला भूल जाओ। इस फॉर्मूला से पीछे वाला फॉर्मूला कैसा है, अगर अनंत लंबाई का तार आएगा, अगर अनंत लंबाई का तार आएगा तो उसमें आप अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री रख देना। अब 90 डिग्री रखो भाई इसमें, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री रखो इसमें, तो ये आ जाएगा I अपॉन R साइन 90 प्लस कॉस प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 प्लस साइन 90 इज इक्वल टू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, दोबारा साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 2। तो B बराबर आ जाएगा μ0/4 पाई I अपॉन R इंटू 2, और ये 2 से ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा। तो देखो क्या फॉर्मूला बन गया, B बराबर μ0/2 पाई I अपॉन R। तो देखो पूरा पिछला वाला फॉर्मूला बन गया, नहीं बनेगा। अनंत लंबाई के लिए हमने पहले फॉर्मूला डिराइव करा था μ0/2 पाई I अपॉन R, यहाँ भी हमने यही फॉर्मूला बना दिया। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूला को याद रखो, और ये वाले फॉर्मूला के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देना, तो आपको दो अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रखने पड़ेंगे, एक ही फॉर्मूले से आपको दोनों चीजें याद रह जाएंगी। क्वेश्चन समझ लो, एक निश्चित लंबाई के तार के लिए है फॉर्मूला और एक अनंत लंबाई के तार के लिए है फॉर्मूला, ठीक है। निश्चित लंबाई के लिए तार के जो फॉर्मूला है उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने पर अनंत लंबाई के तार के लिए हमको फॉर्मूला पता लग जाएगा। 90 डिग्री ही क्यों रखा, अगर ये बात करें तो सोचो, अगर ये पॉइंट जो है ऊपर देखो, अगर सपोज यहाँ तक लंबा है तार, ठीक है, अगर ये पॉइंट E यहाँ पर है तो एंगल अल्फा ये बनेगा, छोटा बनेगा। फिर सपोज E यहाँ पहुंच गया, थोड़ा लंबा हो गया तार, तो अल्फा एंगल थोड़ा बड़ा हो गया, और ऊपर गया E तो अल्फा एंगल और बड़ा हो गया, E और तार और लंबा होते गया तो अल्फा एंगल और बड़ा होते गया। तो ये अनंत लंबाई का है, मतलब E जो है ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, तो अल्फा एंगल बड़ा 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 होते जाएगा, है ना। तो अल्फा एंगल अनंत लंबाई के तार के लिए अल्फा एंगल जो होगा वो लगभग 90 डिग्री के इक्वल होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा, लगभग 90 डिग्री,
ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको लेते हैं, इस तरीके से इसको करते हैं। नोट डाउन कीजिए जरा इस बात को भी, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की बातों को सीखने के लिए नेक्स्ट पेज पर। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा ये फर्स्ट पार्ट हमने इसका देख लिया। अनंत लंबाई का अगर तार होगा, अनंत लंबाई वाली सीधी धारावाही चालक तार होगा या फिर निश्चित लंबाई वाला होगा, तो दोनों के लिए हमने एम्पियर के नियम का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो फॉर्मूलाज आए हैं उन फॉर्मूलाज को याद रखना है, उन पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो नेक्स्ट हेडिंग इसकी डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, मैं किसकी बात कर रहे हैं भाई, सोलेनॉइड की। नोट डाउन करेंगे इसे, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए सबसे पहले परिनालिका को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले परिनालिका को समझने की कोशिश करते हैं। तो परिनालिका है क्या, परिनालिका ये परिनालिका है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन किस तरीके से दी जाती है, इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से दी जाती है, किसी कार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड ले लीजिए, या फिर किसी कार्डबोर्ड या फिर चीनी मिट्टी का कोई बेलनाकार बर्तन ले लो, चीनी मिट्टी के बेलनाकार बर्तन के ऊपर, किसी कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी के बेलनाकार बर्तन के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार, ये बात ध्यान रखें कि विद्युत रोधी तार रहेगा, इंसुलेटेड वायर रहेगा, तार की पास पास लिपटी अनेक फेरों वाली कुंडली, अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। देखिए परिनालिका को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये परिनालिका की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ये परिनालिका की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ये हमने जो परिनालिका को बनाया है वो बताया परिनालिका क्या है, ठीक है। तो परिनालिका कहते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने एक कार्डबोर्ड लिया या फिर चीनी मिट्टी का कोई बेलनाकार आपने नली ली, ठीक है, और उसके ऊपर आपने तांबे के तार को पास पास लपेट दिया, और उसमें से आपने नली अगर हटा देंगे तो इस तरीके का शेप आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके का शेप आपको देखने को मिलेगा जैसा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। क्योंकि ये तांबे का तार है तो मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन कर देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है परिनालिका। ये क्या होती है, परिनालिका। अब इसका हमने क्या यूज करना है, हम तो समझ गए परिनालिका बनाई हमने किस तरीके से, पर इसका प्रयोग क्या है, इसका यूज क्या है हमारे लिए, तो इसके यूज के ऊपर बात करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब, एक बात तो ये हो गई, इसे नोट डाउन हमने कर लिया। अब एक नेक्स्ट बात, जब परिनालिका में या फिर परिनालिका के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब परिनालिका के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है,
तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा परिनालिका की वर्किंग है। कुछ इस तरीके से परिनालिका जो है काम करती है। और जैसे ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया, भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को ही तो डिस्कस कर रहे हैं, चुंबक के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय गुणों को ही तो पढ़ रहे हैं, है ना? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ही तो पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे लिए ये परिनालिका जो है, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक परिनालिका थी हमारे पास, हमने उसके सिरों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित कराई और उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया। ये बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना? इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और इस परिनालिका के सिरों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करके देखते हैं। तो एक इसके सिरों को हम एक परिपथ से जोड़ देते हैं, एक सर्किट से जोड़ देते हैं। सर्किट मतलब बैटरी, है ना? सर्किट मतलब बैटरी, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने बैटरी के सिरों से इसको जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ते साथ ही मुझे क्या पता लगा, इसमें जो धारा की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। भाई यहां से आएगी धारा, इस लूप में घूमेगी, फिर उसके बाद यहां से नीचे, यहां से ऊपर, फिर उसके बाद यहां से नीचे, यहां से ऊपर, फिर उसके बाद ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर ये वापस आ जाएगी। कुछ इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी। समझ रहे हैं आप इस बात को या फिर नहीं समझ रहे? यहां से जाएगी और यहां से वापस आ जाएगी। तो जैसे ही हमने देखा ये धारा प्रवाहित हुई, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है? और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं किस तरीके से होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये कुछ इस तरीके से होती है। ये कुछ इस तरीके से होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं। थोड़ा इन्हें और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को तो आप जानते होंगे, है ना? इस तरीके से, ठीक है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होती है, कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे फिगर में, ठीक? तो ये आप देख रहे हैं, ये इस दिशा से आ रही है, किस डायरेक्शन से, यहां से आ रही है और यहां को जा रही है, ठीक है? तो ये ऐसे आ रही है, इनकी दिशा इधर से इस तरफ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, और ये इस तरफ को जा रही है, ठीक है? तो हमने क्या देखा, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराने पर, सॉरी, परिनालिका के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर इसके सिरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? यहां पर दो तीन चीजें आपको जो नोट डाउन करनी है, जो याद रखनी है, ये बहुत जरूरी है। नोट डाउन जो करनी है, जो याद रखनी है, जो चीजें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 चीज जो आपको याद रखनी है वो इस प्रकार है, परिनालिका यानी सोलेनॉइड के भीतर, परिनालिका के अंदर की अगर बात करूं, अगर ध्यान से देखिए आप अंदर, तो ये सिर्फ इतने पार्ट को देखिए आप, इतने पार्ट को, सॉरी, सिर्फ अंदर वाले पार्ट को है। अंदर वाला पार्ट आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो इस डब्बे के अंदर बंद है। आपको क्या दिख रही है? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से नहीं दिख रही है। मोस्टली हमको क्या दिख रही है? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो तो मैंने ड्रॉ इस तरीके से करा हुआ है, बट जो ये होती है, जो ये दिख रही है हमें, ठीक है, ये कैसे दिख रही है भाई? पैरेलल दिख रही है, समांतर दिख रही है। समांतर दिखने का क्या मतलब है?
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी, इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान रहता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। ठीक है, समझ में आया? अगर परिनालिका के बाहर की बात करूं, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य रहता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है? 0 रहता है। अंदर कैसा रहता है? एक समान रहता है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो करंट है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए इनको जरूर ध्यान रखें। अब यहां पर हम अगर परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी बात करें, ये कितना होगा? हम एम्पियर के नियम के हिसाब से जानते हैं, B बराबर होता है म्यू 0 टाइम्स I। अगर इस परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस परिनालिका द्वारा गिरी कुल धारा का म्यू 0 गुना होगा, है ना? बट अगर हम ये देखें कि इसकी प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हैं, इसकी प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हैं, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हो जाता है म्यू 0 टाइम्स NI। क्या हो जाता है? म्यू 0 टाइम्स NI। इसको लिखते हैं, इसको लिख करके समझेंगे। इसमें लिखेंगे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 और I को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर n की, तो n क्या है? जहां n परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, तो म्यू 0 टाइम्स NI होगा। यहाँ पर n क्या होगा? हमारी परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। कुछ एक दो बातें और हैं इनमें सीखने के लिए, उनको नेक्स्ट पेज पर सीखते हैं। इसे जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, एक चीज बता दीजिए जल्दी से, इस परिनालिका, ये परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। इसका नॉर्थ पोल कौन सा होगा? साउथ पोल कौन सा होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जानकारी से हमें पता है, जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो हमारा नॉर्थ पोल होता है, और जहां को ये जाती हैं वो हमारा साउथ पोल होता है। ठीक है, जिधर से निकलती हुई जाती और जिधर को जाती हुई प्रतीत होती है, नॉर्थ टू साउथ हमको ये जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर एक और लास्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से है।
चलिए, तो हमने क्या देखा, इस परिनालिका में जो है चुंबकीय विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब अगर मैं दो पॉइंट देखता हूं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस एक लूप का, ये एक लूप है, ऐसे ही दूसरे लूप के दो पॉइंट होंगे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से हर एक लूप में ऊपर नीचे दो पॉइंट, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, लूप है ना, गोल गोल फेरे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से दो दो पॉइंट जो होंगे हर लूप में होंगे। अब अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात करूं, यहां पर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र डिसाइड करूं, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होगा, तो मैं इस पर जो है लॉ लगाता हूं, है ना। हमने इसके लिए चाहे भले ही ये भी पढ़ा है कि एक वृत्ताकार लूप पर के चुंबकीय क्षेत्र हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर आप यहाँ पर जो है अपना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाएं, ठीक है, तो इस तरीके से होगा। और नीचे की तरफ, नीचे वाले पॉइंट पर अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ अगर देखें इसे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर इस बात को बताने का मतलब ये है क्योंकि ये इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परस्पर अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, परस्पर अपोजिट होती है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो नेट चुंबकीय बल होता है, नेट चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो 0 रहता है, ठीक है। तो हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेसिकली, ठीक है, और इसको इमेजिन करके आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें हमको लिखना क्या है, इसमें हमको लिखना ये है, परिनालिका के ऊपर व नीचे के भागों में, परिनालिका के ऊपर व नीचे के भागों में धारा बराबर व विपरीत होती है। धारा कैसी होती है, बराबर होती है और विपरीत होती है, ठीक है। इस कारण चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि धारा बराबर है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और धारा विपरीत दिशा में भी है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, बराबर एवं विपरीत दिशा में होंगे। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि धारा ही जो है वो उत्पन्न कराती है चुंबकीय क्षेत्र को, तो जिस प्रकार की धारा होगी उस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र भी हमको देखनी। अब दो चीजें बराबर हैं, एक अगर प्लस का है और एक अगर माइनस का है, तो अगर मैं नेट अगर दोनों को जोड़ करके देखूं तो कितना आएगा भाई, 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, दोनों बराबर हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर हैं, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। अतः हम यहाँ पर से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, हाँ यहाँ से एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या है, वो ये है, अतः परिनालिका के अक्ष के लंबवत, परिनालिका के अक्ष की, ये परिनालिका का अक्ष है भाई, इसके लंबवत परपेंडिकुलर ये, ठीक है, परिनालिका के अक्ष के लंबवत नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 रहता है। नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं अब तक वो आपके समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।